हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब बेसिकली ये वाला वीडियो है, मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर, है ना, हिस्ट्री में। है ना। वैसे तो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट मेरे फोर्टे से बाहर है, मतलब आई एम वो क्या मतलब फिजिक्स, मैथमेटिक्स, है ना, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इन सब पे ज़्यादा मेरा मतलब साइंस के सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेरा फोकस है, मैथ्स इन सब पे। बट क्योंकि आई हैड दिस, है ना, एंड वो भी ये मेरे पास मतलब सेव्ड रखा था एज अ फाइल, है ना। तो एंड बिकॉज ऑफ ये मुझे पढ़ाया था सुधीर सर ने एट स्टडी विद सुधीर। सुधीर सर का चैनल जो है, क्योंकि मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ अपने 10th 11 12 तीनों साल में। इंग्लिश, हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री जब 10th में पढ़ी थी, ज्योग्राफी पढ़ी थी, है ना, तो उनसे जब मैंने पढ़ा, उनसे सीखा, तो मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब उधर से काफ़ी गेन किया, काफ़ी मतलब कैसे चीज़ों को समझना चाहिए, कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, तो उधर से ही क्योंकि सर ने हम लोगों को कुछ डेट्स वगैरह तब हम लोगों को प्रोवाइड कराई थी, विच वर इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर एंड दोज वर सेव्ड एज अ फाइल, है ना। तो मेरे पास ये था, तो मैं इसको ले आया टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो अब मैं इसमें बताता हूँ कि कौन ये सारी डेट्स हैं जो याद रखने वाली हैं, एंड अभी भी मैं और भी लिखूंगा। ठीक है। तो 1829 में क्या हुआ था? एबॉलिशन ऑफ सती डिक्लेयर्ड बाय विलियम बेंटिंग। मतलब सती जो वो नहीं होता था जिसमें अगर पति की डेथ हो गई, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वाइफ को भी मतलब चिता पे बैठ जाना होता था उसके साथ ही। तो इस वजह से वो वाला जो चीज थी, वो सती होता था, उसको हटाया गया था कि मतलब ऐसा ना हो कि हस्बैंड के साथ मतलब वो वाइफ भी तुरंत मतलब बिना वो मतलब के जिंदा मार दिया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है, वैसा काम ना हो। फिर बात आती है 1850 रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। 1850 में रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट को पास किया गया। इस एक्ट ने मतलब हमारा जो वो थे उस समय के हिंदूज, उनको थोड़ा गुस्सा दिलाया। गुस्सा इसलिए दिलाया क्योंकि इस लॉ ने एनेबल कर दिया था हिंदूज को कि वो अपना धर्म बदल सकते हैं इन ऑर्डर टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर। मतलब वो अपना धर्म बदल के कोई और धर्म अपना सकते हैं और अपने मतलब पिता की संपत्ति वगैरह इनहेरिट कर सकते हैं। तो इस वजह से हिंदू में काफी आक्रोश था, काफी ज्यादा उधर वो था कि सेंटिमेंट्स काफी हर्ट हो गए थे इस वाले रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट की वजह से। फिर बात आती है 1852 इनाम कमीशन। इनाम कमीशन, इसमें हुआ ये था बेसिकली, काफी सारे जो हमारे लैंडलॉर्ड्स, काफी सारे जमींदार थे, है ना, उन्हों उन्हों उनके पास वो जिस इंडियन मतलब इंडियन जमींदार वगैरह थे, उनके पास वैलिड कागजात नहीं थे, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि वो जिस जमीन के मालिक बने बैठे हैं, वो उसके पास वैलिड इन द सेंस कि मतलब क्योंकि वो तो उनको मिलती आ रही है अपने हेरिडिटरी, अपने दादा से परदादा से, है ना, तो उनके पास कोई कागजात नहीं थे। तो जब हम ब्रिटिश लोगों ने मांगा है कि भाई मुझे कागज दो तुम्हारा, कि ये प्रूफ करो कि ये जो जमीन है तुम्हारी है, तो वो प्रूफ नहीं कर पाए, वो कागजात वो प्रेजेंट नहीं कर पाए, वो प्रूफ नहीं दे पाए। इस वजह से उनकी इस इनाम कमीशन के थ्रू वो जो जो जमीन उनको मतलब ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश लोगों को पता चली कि इसके पास कोई कागज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो ब्रिटिश ने हड़प ली। फिर बात आती है 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट। 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट को भी लाया गया। मतलब जो विडोज हैं वो वापस से शादी कर सकती हैं, है ना, ताकि मतलब ऐसा है ना कि एक बार अगर पति क्या बहुत कम उम्र में ही पति की डेथ हो गई, तो बाकी उसके बाद जो फीमेल मतलब वाइफ बची, वो सिर्फ मतलब विडो की तरह ही जी सकती है, मतलब वो किसी दोबारा शादी नहीं कर सकती, इसलिए विडो रिमैरिज एक्ट लाया गया। फिर 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के थ्रू बेसिकली ब्राह्मण्स में थोड़ा बहुत आक्रोश हुआ, उनमें थोड़ा सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, बिकॉज क्योंकि ब्राह्मण्स में समुद्र को क्रॉस करना, सी को क्रॉस करना वो माना जाता था कि मतलब नहीं, ऐसा मतलब हमारे कास्ट के लिए बिल्कुल वो है अपमानजनक की, या फिर मतलब उसको क्या कहते हैं, टैबू, है ना, TABOO, है ना, तो उसको टैबू कहा जाता है कि मतलब हम समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते, हम समुद्र को लांग नहीं सकते, इस वजह से। लेकिन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के थ्रू हुआ क्या कि जो ब्रिटिश थे, उन्होंने हमारे इंडियन जितने भी सोल्जर्स थे उनको फॉरेन में वो लगा, मतलब उनकी फॉरेन में वो करना स्टार्ट कर दिया कि मतलब अपना ब्रिटिश की आर्मी में यूज करना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश की आर्मी में यूज करना स्टार्ट कर दी। मतलब उनको ऑब्वियस सी बात है, अपना इंडिया से छोड़ के वहां लंदन जाना पड़ेगा, इंग्लैंड जाना पड़ेगा, ब्रिटिश उसमें जाना पड़ेगा। इस वजह से वहां पर
इस तो उनको बेसिकली करना क्या होगा कि जो हमारे ब्राह्मण थे उनको बेसिकली जो हमारा समुद्र है उसको लांघना पड़ेगा, है ना। और इस वजह से इस एक्ट ने उनमें काफी ज्यादा सेंटिमेंट वगैरह हर्ट कर दिए थे ब्राह्मण्स के। फिर बात आती है 1856 में, जब अवध एनेक्स हुआ था, यानी कि अवध हड़प लिया गया था 1856 में, जिस वजह से काफी ज्यादा वही आक्रोश और वो सेंटिमेंट्स वगैरह हर्ट हुए। फिर 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, रिवोल्ट बाय मंगल पांडे इन बैरकपुर, है ना। तो मंगल पांडे ने कौन सी डेट को 29 मार्च 1857 को वहां पे रिवोल्ट किया, मतलब अपनी आवाज उठाई बैरकपुर में, है ना। तभी वहां से वो स्टार्ट हो गया था हम लोग का क्या, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्ट हो गया था। फिर 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन इन इलाहाबाद, मतलब जब क्योंकि अब लोगों ने जब आवाज, इंडियन लोगों ने कुछ आवाज उठाना स्टार्ट कर दी 1857 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। अब पूरा ब्रिटिश रूल इंडिया में ला दिया गया, मतलब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी 100 साल से राज कर रहा था इंडिया पे। फिर अब जो आएगा, अब वो है कौन, खुद क्वीन विक्टोरिया अब राज करने के लिए बोल देती हैं कि मैं अब इधर वो राज करूंगी, है ना। तो 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने इलाहाबाद में अपना प्रोक्लेमेशन किया कि मतलब वो आई नहीं थी, वो उनके ही मतलब जो भी वो होते हैं लॉर्ड्स, है ना, उन सब ने ही कुछ बताया होगा कि वो प्रोक्लेम कर लिया कि अब ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, अब ये हमारा राज होगा किसका, डायरेक्ट हमारी एम्प्रेस का, डायरेक्ट हमारी क्वीन विक्टोरिया का। फिर उसके बाद 1876 में क्वीन विक्टोरिया अज्यूम टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया, है ना। तो 1876 में क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया। किस एक्ट के थ्रू, द रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के थ्रू उन्होंने अपने आप को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया। एंड वो ऑफिशियली इस एक्ट के थ्रू इंडिया की वो एम्प्रेस बन चुकी थी, मतलब अब वो इंडिया पे राज कर रही थी ऑफिशियली। अब 1 जनवरी 1877 पे क्या हुआ, ग्रैंड दिल्ली दरबार लगवाया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, टू प्रोक्लेम, है ना, टू प्रोक्लेम क्या, टू प्रोक्लेम क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, है ना। तो ये सब इतनी इंपॉर्टेंट डेट्स थी फिलहाल के लिए। अब मैं और लिखता हूं, उनको समझाता हूं, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 1878 में पास किए गए दो एक्ट्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड इंडियन आर्म्स एक्ट, जो लॉर्ड लिटन ने ही पास किए थे, है ना। तो अब देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या कहता था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कहता था कि जो इंडिया के लोकल न्यूज़पेपर्स थे उस समय के, उनको उन पे बैन लगा दिया गया था कि वो कुछ ऐसी चीजें छाप ही नहीं सकते जो ब्रिटिश के खिलाफ हो, ब्रिटिश के खिलाफ हो, एंड मतलब दंगा भड़काए या फिर मतलब इंडियंस लोगों को भड़काने के काम करें, कि मतलब इंडियंस के दिमाग में ऐसे भर दें कि अच्छा ब्रिटिश हमारे अगेंस्ट में, हमें इनके खिलाफ बदला ले रहे हैं। तो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू न्यूज़पेपर्स पे ऐसे बैन लगा दिया, न्यूज़पेपर ऐसी चीजें छाप ही नहीं सकते जो ब्रिटिश के अगेंस्ट है। इससे इससे हुआ ये कि लोगों तक खबर ही नहीं पहुंच पाती थी कि मतलब क्या मूवमेंट मैक्सिमम क्या चलना है। इस वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उनके फेवर में ज्यादा काम किया ब्रिटिश के। फिर इंडियन आर्म्स एक्ट भी था। इंडियन आर्म्स एक्ट ये था कि इंडियंस जो थे वो गन्स वगैरह या फिर अपनी राइफल्स वगैरह यूज नहीं कर सकते थे लाइसेंस के बिना, मतलब लाइसेंस्ड गन्स ही यूज कर सकते थे, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते थे। इस वजह से इंडियन आर्म्स एक्ट भी ही मतलब इंडियन खिलाफ हो गया, क्योंकि इंडियन लोगों के खिलाफ हो गए, क्योंकि वहां फिर मतलब राइफल्स वगैरह जब्त कर ली गई कि भाई आप यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस होना जरूरी है उसके लिए। फिर 1883 में इल्बर्ट बिल पास किया गया था। इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें इंडियन जजेस को ये अलाउ कर दिया गया था कि वो भी ट्रायल कर सकते हैं ब्रिटिश और मतलब इंग्लैंड के पीपल का, मतलब इंग्लैंड के लोगों का, क्योंकि इससे मतलब इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश और इंडियन पीपल के बीच में। क्योंकि अभी तक हो ये रहा था कि बेसिकली ब्रिटिश लोगों ने मना कर रखा था कि उनका मतलब उनका केस अगर कोर्ट में जाएगा तो ब्रिटिश जज ही उनका ट्रायल करेगा, कोई इंडियन जज उनका ट्रायल नहीं कर सकता था। इस वजह से थोड़ा इक्वालिटी लाने के लिए इल्बर्ट बिल पास किया गया। एंड 1883 में कुछ ये हुआ कि इंडियन जजेस को भी ये प्रिविलेज मिल गया कि वो भी अब ब्रिटिश लोगों का ट्रायल कर सकते हैं कोर्ट में, है ना। फिर उसके बाद बात आती है 1873 में सत्य शोधक समाज एस्टैब्लिश किया गया था ज्योतिबा फूले जी द्वारा। हाँ, तो सत्य शोधक समाज में हुआ क्या था, बेसिकली ये उन्होंने एस्टैब्लिश किया था टू मतलब जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे ना, उनको मतलब ऊपर उठाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको पावर दिलाने के लिए ये सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले जी ने
एस्टैब्लिश किया था। फिर बात आती है 28 दिसंबर 1885 में फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर आईएनसी बॉम्बे में हेल्ड हुआ था, फर्स्ट सेशन है ना 28 दिसंबर 1885 में। फिर 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा, है ना, और जिसको रिवोक कर लिया गया था 1911 में। तो बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ इस वजह से था क्योंकि जो बंगाल था वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था ब्रिटिश का उस समय पे, है ना, ब्रिटिश लोगों का 1905 उस समय तक हमारा ये जो बंगाल था वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था। जो भी मतलब काम होता था, जो मतलब देश भर में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करने का, वो सब बंगाल का हेड चलता था, मतलब बंगाल एज अ हेड काम करता था एंड बाकी सब जगह वो खबर पहुंचाई जाती थी एंड मतलब उसको रूल किया जाता था। लेकिन एंड इसका हाँ बंगाल को डिवाइड करने का रीज़न ये था ताकि मतलब जो इंडियंस के बीच में यूनिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। मतलब हिंदू लोगों को वेस्ट बंगाल में रख दिया गया, मुस्लिम को ईस्ट बंगाल दे दिया गया कभी किसी को, है ना, और थोड़ी यूनिटी इंडियंस के बीच में खत्म करने की कोशिश की गई वहीं बंगाल के लोग, मतलब बंगाल में ब्रिटिश के द्वारा, है ना। तो ये काम किया मतलब रिलीजियस बेसिस पे बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया लॉर्ड कर्जन ने, है ना। लेकिन रिवोक हो गया 1911 में। अब वो बंगाल का जो मतलब वो था क्या पार्टीशन, उसको ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया 1911 में। अब लेकिन डिवाइड किया गया, अब डिवाइड किया गया लिंग्विस्टिक मतलब एबिलिटी पे, मतलब कि जो हिंदी, ओरिया और असमीज लोग थे उनको बंगाल से अलग कर दिया गया, उनकी मतलब लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा की वजह से, ना कि रिलीजन की वजह से। पहले रिलीजन की वजह से किया गया था, अब जो किया गया है अब वो भाषा की वजह से हिंदी, ओडिया और असमीज लोगों को अलग अलग जगह कर दिया गया था, है ना। तो ये था हमारा इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना। फिर बात आती है 1907 में सूरत स्प्लिट की। तो सूरत स्प्लिट बेसिकली है क्या कि जब 19 मतलब असर्टिव नेशनलिस्ट जो थे उनका ये था कि मुझे स्वदेश चाहिए, मुझे मतलब स्वराज चाहिए, और स्वदेशी मतलब जो इंडिया में बना है सिर्फ वही हम यूज़ करेंगे, हम इंग्लैंड का या फिर ब्रिटिश का आया हुआ कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे बेसिकली, है ना। तो वो स्वदेशी, स्वराज, है ना, इन सब की बातें करते थे। लेकिन अर्ली नेशनलिस्ट थोड़े मतलब वैसे थे ना, अर्ली नेशनलिस्ट बहुत ज़्यादा आक्रोश में आके वैसे नहीं करते थे। असर्टिव नेशनलिस्ट बहुत मतलब हाँ मार पीट वगैरह सब चलता था उनका। लेकिन अर्ली नेशनलिस्ट केवल बातों से या फिर बहुत ज़्यादा मतलब एक विचारों से इस काम को करना चाह रहे थे। लेकिन तो जब 1907 तो 1906 में बेसिकली हुआ ये कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिसंबर में सेशन हुआ तो असर्टिव नेशनलिस्ट की अलग एकदम मतलब डिमांड थी और ये अर्ली नेशनलिस्ट की अलग डिमांड थी। तो 1906 में क्योंकि अब इन लोग की अलग अलग डिमांड्स वगैरह थी, मतलब तो मतलब अर्ली नेशनलिस्ट कह रहे थे कि मुझे सिर्फ बंगाल में ही ये सब स्वदेशी इतना चाहिए, पूरे इंडिया का बाद में देखेंगे। लेकिन असर्टिव नेशनलिस्ट कह रहे थे मुझे पूरे इंडिया में ही ये सब करवाना है, स्वदेशी, स्वराज, ये सब, है ना। तो फिर 1906 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ तो वहां पे जो प्रेसिडेंट चुने गए वो दादा भाई नौरोजी चुने गए, क्योंकि वो दोनों पक्ष से, दोनों अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट दोनों से मतलब उन दोनों पक्ष उनकी इज्जत करते थे, इस वजह से उनको चुन लिया गया। बट सेम चीज 1907 में नहीं हो पाई। क्यों? 1907 में जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुनने की बात हुई तब बेसिकली हुआ ये कि असर्टिव नेशनलिस्ट ने चुना किसको? लाला लाजपत राय को, कि हम प्रपोज किया, मतलब लाला लाजपत राय का नाम प्रपोज किया कि ये हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे। और अर्ली नेशनलिस्ट ने प्रपोज किया राज बिहारी घोष का, है ना, कि ये हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, है ना। तो इस वजह से वहां पर थोड़ी मतलब क्या उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में। फिर हुआ ये कि असर्टिव नेशनलिस्ट को कांग्रेस से हटा दिया गया एंड वहां पर मतलब बेसिकली उस सेशन में सूरत वो हुआ था, सूरत में हुआ था वाला सेशन। एंड वहां पे अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट के बीच में, यानी कि कह सकते हैं कांग्रेस के बीच में एक दरार आ गई थी, कांग्रेस के बीच में एक स्प्लिट आ गया था, दो ऐसे पार्टियों में बट गया था कांग्रेस खुद अपने आप में, है ना। इस वजह से सूरत स्प्लिट करके नाम दिया गया, असर्टिव नेशनलिस्ट को हटा दिया गया था बेसिकली उससे, कि अलग कर दिया गया था कि अब मतलब अब वो कांग्रेस का पार्ट नहीं थे, है ना। फिर अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय इंजर्ड हो गए थे अपना मतलब प्रोटेस्ट करते हुए साइमन कमीशन के अगेंस्ट, है ना, साइमन कमीशन के अगेंस्ट मतलब प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो वो इंजर्ड हो गए। फिर नवंबर 28 में ही सकम्ड टू हिज इंजरीज, मतलब उनकी डेथ हो गई
अपनी मतलब इंजरीज इतनी ज़्यादा उनकी घातक साबित हुई कि उनकी डेथ हो गई नवंबर 28 में, बिल्कुल एक महीने बाद, जब उनको मतलब ये इंजर्ड हुए थे। फिर उसके बाद 30 दिसंबर 1906 में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, है ना। तो जो हमारा मुस्लिम लीग था वो 1906 में फॉर्म हुआ, है ना, बना था 30 दिसंबर को। और लखनऊ पैक्ट बना हुआ था 1916 में। 1916 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1919 के बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन था, हमारा लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। एक समझौता तरीके का था कि एक यूनिटी बना ले टू फाइट द ब्रिटिश अगेन, है ना। तो इस वजह से मतलब जो 1907 में स्प्लिट हुआ था ना सूरत में, उसके बाद जो लखनऊ पैक्ट जो 1916 में आया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यूनिटी आ गई थी, क्योंकि ब्रिटिश वगैरह वहाँ पे इन्वॉल्व थे, कहाँ मेजरली उधर इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना। तो इंडिया पे जो मतलब उतना उनका वो था दबदबा, वो उतना एकदम से रह नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उनका माइंड उधर था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, तो उधर वगैरह ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो इंडिया में जितने भी मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सब थे, इन्होंने अपना एक समझौता कर लिया कि हम थोड़ा मतलब इधर हाँ अपना एक यूनिटी बना लेते हैं, एंड ब्रिटिश के अगेंस्ट इधर वर्क करने का थोड़ा इन लोगों ने प्लान किया, स्टार्ट किया, एंड यूनिटी की तरीके का एक बन गया था 1916 में लखनऊ पैक्ट के द्वारा, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद बात आती है कि जनवरी 1915 में अब बात आती है गांधीयन फेज की, जब गांधी जी का पूरा फेज चलता है। तो गांधी जी हमारे इंडिया में आते हैं कब वापस, जनवरी 1915 में, वही अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके, है ना, साउथ अफ्रीका वगैरह से, है ना। तो जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह पहली बार होता है। मतलब सत्याग्रह बेसिकली होता है भूख हड़ताल, मतलब भूख पे बैठ जाते थे। चंपारण सत्याग्रह में बेसिकली हुआ ये था कि चंपारण एक बिहार में सिटी थी, जहाँ पर जो पीजेंट्स थे, यानी कि जो मतलब इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, जो मतलब इंडिगो उगाते थे, और वो भी, और ब्रिटिश ने उन पर कह रखा था कि आपको अपनी 20 मतलब 3/20 लैंड पर, मतलब हर 20 यूनिट में से 3 यूनिट की लैंड पर अपना वो उगाना पड़ेगा, क्या, इंडिगो उगाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। इसको तिनकथिया सिस्टम भी कहते थे। एंड उसमें भी ये भी बता रखा था ब्रिटिश ने कि वो इंडिगो जो उगा रहे हैं वो खरीदेंगे भी ब्रिटिश, और वो भी वही प्राइस डिसाइड करेंगे जो ब्रिटिश चाह रहे हैं, है ना। वो मतलब जो फार्मर चाह रहे हैं, जो इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं, वो प्राइस नहीं डिसाइड करेंगे कि वो कितने में बेचना चाह रहे हैं इंडिगो को, नहीं भाई, वो ब्रिटिश जो खरीदना चाह रहे हैं वही डिसाइड करेंगे कि वो कितने में खरीदना चाह रहे हैं, ऐसा सब था। इस वजह से उनको काफी एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, जो पीजेंट्स हैं, जो कल्टीवेटर्स है। इस वजह से जो हमारे गांधी जी थे, उन्होंने सत्याग्रह पे बैठे। पहले तो उनको मना कर दिया गया, मतलब सॉरी, पहले हाँ वो उनका प्लान उनको उनके पास सिफारिश गई, इनके मतलब जो भी इंडिगो कल्टीवेटर्स की थी कि प्लीज़ हमारा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मगर उनमें सिटी में मतलब उनका बैन लगा दिया गया कि आप गांधी जी नहीं आ सकते हैं। तो अब गांधी जी फिर भूख हड़ताल पे बैठ गए, और जब भूख हड़ताल पे बैठे तब जाके उन पे कुछ मतलब वो चीज़ थोड़ा नॉर्मलाइज हुई कि अच्छा, मतलब थोड़ा रहमी बरती गई इन पे, हमारे इंडिगो कल्टीवेटर्स पे, है ना। चंपारण सत्याग्रह में कुछ ऐसा ऐसा हुआ था। फिर बात आती है 1918 में अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह हुए थे। अहमदाबाद में हुआ या अहमदाबाद सत्याग्रह में बेसिकली हुआ ये था कि जो मिल वर्कर्स थे, है ना, उनको वो डिमांड कर रहे थे अपने मिल ओनर से कि मेरा वो बढ़ा दो, क्या, मेरा वो सैलरी बढ़ा दो, है ना। तो वो मिल ओनर्स जबकि मना कर देते थे कि मैं सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, तो इस वजह से वो वापस गांधी जी के साथ वहां पर भी सत्याग्रह पर बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। एंड उसके मतलब तो अब मिल ओनर्स को डर लगने लगा कि कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए, इस वजह से मिल ओनर्स ने उनका 35% उनकी सैलरी बढ़ा दी, वेजेस उनके बढ़ा दिए 35%, है ना। और खेड़ा सत्याग्रह में बेसिकली हुआ ये था कि जो वो थे, क्या उसको क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, हाँ, बेसिकली जो पीजेंट्स थे वो उस पोजीशन में नहीं थे कि वो लैंड रेवेन्यू दे पाए, मतलब क्योंकि जो उनकी क्रॉप्स वगैरह थी पीजेंट्स की, वो फेल हो गई थी, मतलब अच्छे से मतलब वो उग नहीं पाई थी, या फिर उनमें मतलब वो
सही नहीं उगी थी, मतलब जो मतलब वो बेचने लायक, इस वजह से वो अब लैंड उनके पास इतना पैसा ही नहीं था, वो मतलब जो बेच के कमा लेते, मतलब वो क्रॉप्स को बेच के कमा लेते पैसा, तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अपनी लैंड को रेवेन्यू, मतलब जिस लैंड रेवेन्यू है वो अपनी गवर्नमेंट को दे सकें। लेकिन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, मना कर दिया कि भाई तुमको, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि तुमको लैंड रेवेन्यू देना ही पड़ेगा, हर एक पीजेंट से बोला। लेकिन फिर गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह पे बैठे, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रहमी बरती गई। एंड इस वजह से ये सत्याग्रह वगैरह जितने हुए, इससे बहुत ज़्यादा एक इंडियंस में यूनिटी तरीके की आ गई, और मतलब उनको ये एक इफेक्टिव लगने लगा मेथड, जिससे मतलब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बात मनवा सकते हैं, है ना। हाँ, फिर उसके बाद बात आती है 17 अक्टूबर 1919, जिसको खिलाफत डे माना जाता था उन लोगों के द्वारा। ये हुआ क्या था बेसिकली कि जो जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो टर्की के खिलाफ ब्रिटिश वाले लड़ रहे थे, और टर्की के जो एम्पायर थी, है ना, कि इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की वाज डिफीटेड, है ना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की को हरा दिया गया था, और ओटोमन एम्पायर, जो ओटोमन एम्पायर थी, राज्य था, उसको डिवाइड कर दिया गया था। और जो सुल्तान ऑफ टर्की थे, जो मुस्लिम्स के कैलिफ भी थे, उनको अपनी सारी मतलब पावर से, सारी अथॉरिटी से हटा दिया गया था, जो जो मतलब मुस्लिम्स के लिए बहुत ही मतलब इज्जतदार, मुस्लिम्स उनको बहुत ही एक अथॉरिटिव पर्सन मानते थे कि इनके अंडर मतलब हमारा मुस्लिम फेथ काफ़ी जिंदा रहेगा, काफ़ी अच्छा चलेगा, है ना। तो इस वजह से अब क्योंकि टर्की के अगेंस्ट में कौन थे, ब्रिटिश, और ब्रिटिश का रूल इंडिया में भी था, और टर्की के जो ये थे हमारे कैलिफ जी, यानी कि सुल्तान ऑफ टर्की, उनको हटा दिया गया था, है ना, जिनको मुस्लिम्स अपना रिलीजियस हेड मानते थे, है ना। तो हुआ क्या कि दे फेल्ट एनी वीकनिंग ऑफ द कैलिफ्स पोजीशन वुड एडवर्सली अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द मुस्लिम्स, यानी कि अगर कैलिफ को उनकी पोजीशन से हटाया गया तो मुस्लिम्स पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनकी मतलब मुस्लिम्स की पूरी जनता पे, है ना। फिर हुआ ये कि मुस्लिम की पॉपुलेशन ने, जो इंडिया में थी, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिश ने तो टर्की को हराया था, जो इंडिया में ब्रिटिश थी उनके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहानी, इनके अंडर मुस्लिम पॉपुलेशन ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। और फिर इन्होंने कौन से पॉइंट्स बताए कि अपने खिलाफत से कि कुछ पॉइंट्स बताए कि ये आप ब्रिटिश को मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अपना मुस्लिम फेथ अभी भी मतलब उसमें इस्लामिक फेथ बना के रखना है टर्की में, एंड हमारे कैलिफ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पहला पॉइंट बोला कि द ओटोमैन कैलिफ शुड रिटेन हिज एम्पायर, तो जो ओटोमैन कैलिफ थे, जिनको सुल्तान ऑफ टर्की को ऑथोरेटिव गद्दी से हटा दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, क्योंकि टर्की हार गई थी, तो मुस्लिम्स ने कहा कि इनको वापस उनका मतलब पोजीशन मिल जाए, उनको उनकी राज्य मतलब पूरा एम्पायर मिल जाए। फिर और बोला कि द कैलिफ मस्ट बी विद, है ना, द कैलिफ मस्ट बी विद सफिशिएंट टेरिटरी टू अनेबल हिम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ, मतलब उन्होंने ये बोला कि मुस्लिम्स ने ये बोला कि जो हमारे कैलिफ हैं उनके पास एटलीस्ट मतलब उनको राज गद्दी दी तो जाए, वापस एम्पायर दिया तो जाए, बट एटलीस्ट इतनी लैंड भी दी जाए ताकि वो अपने इस्लामिक फेथ को डिफेंड कर सके, इस्लामिक फेथ को आगे बढ़ा सके, उसको मतलब बचा सके, है ना। तो इतनी, ऐसा नहीं कि बहुत छोटी सी लैंड दे दी जाए एम्पायर के नाम पे, अच्छी खासी सफिशिएंट टेरिटरी देनी चाहिए, है ना। और क्या बोला कि द अरब लैंड्स, अरेबिया, सीरिया, इराक एंड पैलेस्टीन मस्ट रिमेन अंडर द मुस्लिम रूल, जो मुस्लिम रूल है उसके अंडर ही रहने चाहिए। जितनी भी अरब लैंड्स थी, जैसे कि इराक, सीरिया, पैलेस्टीन, है ना, अरेबिया, ये सब क्या रहने चाहिए, ये हमारे मुस्लिम रूल के अंडर ही रहने चाहिए, ये आपके अंडर नहीं जाएंगे, ब्रिटिश के अंडर नहीं जाएंगे, जैसा उन्होंने बोला। तो खिलाफत डे इस वजह से 17 अक्टूबर 1919 को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर उसके बाद बात आती है मार्च 1919 में राउलेट एक्ट, जो मतलब फरवरी 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था और मार्च 1919 में पास किया गया था राउलेट एक्ट, है ना। और राउलेट एक्ट क्या कहता था, राउलेट एक्ट कहता था कि दिस एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्ट हिम इन अ कोर्ट, मतलब बेसिकली कोई भी इंसान है जो अगर ब्रिटिश के खिलाफ जा रहा है, उनको सीधा उठा लो, मतलब पहले तो मतलब कोई बिना उसके एफआईआर वगैरह का सीधे डायरेक्ट उठा लो, कोर्ट में ले आओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो,
उसके खिलाफ मतलब कोर्ट में पेशी करो उसकी और उसको सीधे जेल भेज दो, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी मतलब उसके डॉक्यूमेंट के कि भैया आप पे मतलब चार्ज कौन सा लगा है, सीधे लाओ और कोर्ट में खड़ा करो और सीधे जेल भेज दो। जो राउलेट एक्ट में क्या क्या हुआ, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन विदाउट वारंट, यानी कि बिना वारंट के लोग आओ, लोगों को अरेस्ट करो और जेल में डालो, बिना वारंट के ही मतलब लोगों को अरेस्ट करोगे, जेल में डाल दिया जा रहा था। इन कैमरा ट्रायल, यानी कि कैमरा की प्रेजेंस में उनका ट्रायल हो रहा था कोर्ट में, है ना। रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स थे उनके मूवमेंट्स पे रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे, यानी कि वो ज्यादा इधर से उधर नहीं जा सकते थे, ताकि मतलब खबरें इधर उधर ना फैले और ज्यादा दंगे ना भड़कें ब्रिटिश के खिलाफ। इस वजह से ब्रिटिश ने उनके मूवमेंट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का राइट मतलब ये कहता है कि अनलॉफुल डिटेंशन को मतलब वो करता है कि मतलब किसी को भी हम अनलॉफुली या फिर मतलब गैर कानूनी तरीके से अपने मतलब बंदी नहीं बना सकते हैं, ये होता है राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस। तो इसको सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब कि हम गैर कानूनी, ब्रिटिश ने बोल दिया था कि हम गैर कानूनी तरीके से भी किसी को भी बंदी बना सकते हैं और कानूनी तरीके से भी किसी को बंदी बना सकते हैं एंड उसको अपने पास रख सकते हैं जब तक वो चाहें, जैसा वो चाहें उसको अरेस्ट कर ले, उसके साथ जो करना, उसके मारे पीटे कुछ जो भी करे, है ना। तो ये राउलेट एक्ट में हुआ जो मार्च में पास हो गया था। और इसी के खिलाफ इंडियंस में काफी ज्यादा क्योंकि आक्रोश जग गया था, इस वजह से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई एंड बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हो गया इन टर्म्स ऑफ लोग काफी मारे गए थे इसमें जनरल डायर की वजह से। तो अ लार्ज बट अ पीसफुल क्राउड गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन अप्रैल 13 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ लीडर्स लाइक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, है ना। तो बेसिकली क्योंकि इनका राउलेट एक्ट की वजह से क्या हो गया था, कुछ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इनको अरेस्ट कर लिया गया था। इस वजह से जो हमारे जलियांवाला बाग था वहां पे मतलब अमृतसर में, वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, एक पीसफुल क्राउड इकट्ठा हुआ था प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट कि प्लीज इन लोगों को छोड़ दो, क्योंकि वो लोग राउलेट एक्ट के वजह से पकड़ लिए गए थे। बट हुआ क्या, जलियांवाला बाग में सिर्फ एक एग्जिट था, एक ही मतलब वही एंट्री है वही एग्जिट था और कोई एग्जिट एंट्री नहीं है। इस वजह से वो उस एंट्री में मतलब हुआ क्या कि जलियांवाला बाग had only one exit, its other three sides were enclosed by buildings, बाकी 3 साइड जो थी वो बिल्डिंग्स घिरी हुई थी। तो जनरल डायर जो मिलिट्री कमांडर थे अमृतसर के उस वक्त, उन्होंने उस बाग उस गार्डन को घेर लिया, अपने सोल्जर से घेर लिया और जितने भी वहां जनता थी उन पे गोलियों की बरसात करना चालू कर दिया एंड द पीपल वर डाइंग, है ना। ही ऑर्डर्ड देम टू शूट एट द क्राउड, द ट्रूप्स केप्ट ऑन फायरिंग टिल देयर एमिनेशन वाज एग्जॉस्टेड, यानी कि उन्होंने सोल्जर्स ने तब तक शूटिंग करते रहे जब तक उनका मतलब जो राइफल्स में थी उसमें गोलियां खत्म नहीं हो गई। एंड इस वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोग, बहुत इनोसेंट जाने गए, उस समय बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े थे, सब मारे गए उस वक्त, है ना। इस वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी उस गुस्से और दर्द में अपना जो नाइटहुड था, यानी कि उन्होंने अपना ही गेव अप द ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस, जो उनको ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सम्मान मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, वो उन्होंने वापस दे दिया कि मुझे ऐसे सम्मान की जरूरत नहीं है उन लोगों से जिन्होंने मेरे ही देश के वासियों को, जो इनोसेंट लोग थे, निर्दोष लोग थे, उनको मारा है। इस वजह से उन लोगों के बीच में जलियांवाला बाग की वजह से बहुत ज्यादा एक वो भड़क चुकी थी कि इन्होंने अब हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है, अब हमें इसका कुछ बदला लेना चाहिए, इसके अगेंस्ट में कुछ करना चाहिए। हाँ, फिर बात आती है हमारा 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। इसमें देखो डेट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लोचा है चौरी चौरा इंसिडेंट में, क्योंकि ये हुआ था रात के समय 4 फरवरी को। तो कभी कभी क्योंकि 12 बजे के बाद भी ये रात के होता रहा, इस वजह से कहीं कहीं पे 5 फरवरी लिखा है, कहीं पे 4 फरवरी लिखा है। तो दोनों डेट्स मेनली एक्सेप्ट कर ली जाएंगी, है ना। अदरवाइज कोई भी एक डेट याद कर लो, कोई मुझे नहीं लगता इशू इसमें इस डेट में होना चाहिए, क्योंकि डेट रिलेटेड क्वेश्चन वैसे भी बहुत कम आते हैं आईसीएसई काउंसिल के, है ना, रिगार्डिंग।
अब हुआ क्या था चौरी चौरा में, द ट्रेजेडी एट चौरी चौरा, अ विलेज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, है ना। तो चौरी चौरा एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था उत्तर प्रदेश में, यूपी में, है ना। तो हुआ क्या कि एक प्रोसेशन था, मतलब एक झुंड था 3,000 पीजेंट्स का, या फिर मतलब वो फार्मर्स का, जो पुलिस स्टेशन गए थे प्रोटेस्ट करने, किसके खिलाफ, अगेंस्ट कुछ पुलिस ऑफिसर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने गए थे, जिन्होंने कुछ वॉलंटियर्स को मारा था फॉर पिकेटिंग अ लिकर शॉप, है ना। सम जिन्होंने द पुलिस ऑफिसर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर हु हैड बीटन सम वॉलंटियर्स पिकेटिंग अ लिकर शॉप। तो उन्होंने कुछ एक पुलिस ऑफिसर ने कुछ वॉलंटियर्स को मारा था, तो पुलिस ने क्या किया, पीजेंट्स पे फायर करना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या, इससे और उनका गुस्सा भड़क गया जो पीजेंट्स थे। तो दिस infuriated the demonstrators and they set the nearby police station on fire। तो उन्होंने उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और उसमें 22 पुलिसमैन जो थे अंदर, वो जिंदा जल गए, है ना। 22 पुलिसमैन हु वर इनसाइड द पुलिस स्टेशन, है ना, किलिंग उनको, उनके मतलब वो जल गए। देयर वर अ फ्यू वायलेंट इंसिडेंट्स और इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना, कि और भी इस तरीके के अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी ऐसे दंगे भड़के, जिस वजह से जो गांधी जी थे हमारे, वो क्योंकि अहिंसा के काफी ज्यादा मतलब बिलीवर थे, तो उनको ये था कि भाई अहिंसा के बात है, हम चलेंगे तब हम वो अपना उस तक पहुंच पाएंगे, अपने स्वराज तक। लेकिन हुआ ये कि दंगे जब तक भड़कने लगे, तो गांधी जी ने, क्योंकि तब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब नहीं चलेगा। तो इस वजह से, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया, विथड्रॉ कर लिया, तो उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया था, काफी उनकी आलोचना हुई थी, किसके द्वारा, हमारे मोतीलाल नेहरू जी द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ने इसको एक नेशनल कैलामिटी का नाम भी दे दिया था कि ये देश के लिए सही नहीं है अभी एकदम से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेना, है ना। तो इस वजह से उन गांधी जी, लेकिन क्योंकि गांधी जी बहुत, उनका पर्सनल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, बहुत लोग उनकी इज्जत, सभी उनकी इज्जत करते थे, इस वजह से उनके खिलाफ कोई जाने की नहीं सोचा। बस उनका आलोचना हुई कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सही नहीं है, इतने नाजुक से मोड़ पे आके हमने विड्रॉ कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इससे हमारा नुकसान हमारा ही होगा, है ना। तो ये था चौरी चौरा इंसिडेंट। हाँ, फिर बात आती है नवंबर 1927 में हुए साइमन कमीशन की, जिसके बाद ही हमारे लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी बेसिकली। तो हुआ ये था कि साइमन कमीशन में कुछ मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ओ माय गॉड, बड़ा पॉपुलरली नोन एज द साइमन कमीशन। इसको पॉपुलरली साइमन कमीशन कहा जाता था, क्योंकि इसका नाम चेयरमैन सर जॉन साइमन के नाम पे रखा गया था, है ना, टू इन्वेस्टिगेट द नीड फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इसको इसलिए बनाया गया था, तो देखने के लिए कि इंडिया में और भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, कितने चाहिए, कैसे चाहिए, है ना। तो बस इसमें प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि इसमें 7 ब्रिटिश मेंबर थे एंड एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इससे इंडियन, जितनी भी इंडियन जनता थी, उनके मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को एक हार्म पहुंचा, सेल्फ रिस्पेक्ट दुखा उनका, कि एक भी इंडियन मेंबर इन्होंने अपने कमीशन में नहीं लिया, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर बढ़ दिए। तो हुआ ये कि हमारे जितने भी मुस्लिम लीग था, हिंदू महासभा था, उसने डिसाइड किया कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और साइमन कमीशन का अपोज करेंगे, साइमन कमीशन के खिलाफ बात करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, ये हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर रहे हैं, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है ना। तो हुआ गया कि ऑन February 3 द डे द कमीशन रीच्ड बॉम्बे, जिस दिन ये कमीशन बॉम्बे पहुंचा, साइमन कमीशन, एंड ऑल इंडिया हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑल इंडिया हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई। वेयरएवर द कमीशन वेंट इट वाज ग्रीटेड विद हड़ताल्स एंड ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशंस अंडर द स्लोगन साइमन गो बैक। तो जहां जहां हमारी कमीशन गई, वहां वहां ये साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, फ्लैग्स मतलब काले झंडों पर उनका साइमन गो बैक लिखा, है ना। और गवर्नमेंट ने जब इसको दबाने की कोशिश करी, इस अपोजिशन को, जो मतलब साइमन गोपैक का मतलब जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज कर रही थी, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाने की कोशिश करी, है ना। और इसी दबाने की कोशिश में, इसी मगजमारी में हुआ क्या कि लाला लाजपत राय जी को बहुत ज्यादा इंजरी हो गई, है ना। एंड उनकी मतलब अक्टूबर 1928 में बहुत ज्यादा इंजरी हो गई, एंड नवंबर 1928 में उनकी इन्हीं इंजरीज के कारण
डेथ हो गई, है ना, साइमन कमीशन के वजह से। फिर उसके बाद बात आती है हमारा पूर्ण स्वराज, ठीक है। हाँ, फिर हुआ ये कि 31 दिसंबर 1929 को डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय कांग्रेस लेड बाय नेहरू एट लाहौर सेशन। मतलब हुआ ये कि कैलकाटा सेशन जब 1928 में हुआ था तो कांग्रेस ने एक अल्टीमेटम दे दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को नेहरू रिपोर्ट के द्वारा कि कुछ मतलब कुछ उनके चीज़ें थी जो मतलब चाहते थे हमारे नेहरू जी अपने रिपोर्ट में लिख के कि ब्रिटिश हमारी मांगे एक्सेप्ट करे, है ना। और अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो हमारा एक मास मूवमेंट होगा जिसको बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना गया, वो ब्रिटिश के खिलाफ होगा और हम बहुत ही बड़ा एक मतलब आपके अगेंस्ट में अपोज करेंगे, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, एक बहुत बड़ा मतलब ब्रिटिश के खिलाफ एक मास मूवमेंट चलाएंगे बेसिकली, है ना। तो अब हुआ ये कि ब्रिटिश ने इसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया इस नेहरू रिपोर्ट के मतलब एक साल बीत गया, 1929 तक उन्होंने टाइम दिया था नेहरू जी ने कि एक साल तक हम इनको टाइम देते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इस रिपोर्ट के टूवर्ड्स। तो हम मान लिया गया कि इस ये रिपोर्ट के मतलब जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उन्होंने वो नहीं माने हैं, तो अब हम अपना मास मूवमेंट चालू करते हैं। इस वजह से लाहौर सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1929 में, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस का, और उसमें वो हिस्टोरिक लाहौर सेशन 1929 में हुआ, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब हम सिर्फ पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे, अब हम सिर्फ स्वराज की डिमांड नहीं करेंगे, अब हम पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे। यानी कि अब हम ये भी डिमांड नहीं करेंगे हमारा मतलब आप सिर्फ मतलब आपका पहले तो स्वराज की डिमांड थी कि आपका थोड़ा बहुत रूल रहेगा, हम मतलब मेनली ज़्यादा उसमें रूल नहीं करेंगे, लेकिन मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रोल आपका नहीं रहेगा, बट एक तरीके से थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा। लेकिन अब पूर्ण स्वराज से हमारा कंट्रोल अब 100% हो जाना चाहिए, हमें पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए, आप हमें बिल्कुल चाहिए ही नहीं हमारे देश में। इस वजह से हमारा पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया गया कि कांग्रेस का अब एक ही एम है, एक ही मोटिव है, विच इज पूर्ण स्वराज, यानी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। इसी वजह से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे भी मनाया जाता है, एंड 31 दिसंबर 1929 को वो किया गया, क्या किया गया बेसिकली उन्होंने नेहरू जी एक झुंड को लेके वहां पहुंचे, एक मोर्चा निकाल के पहुंचे रिवर रावी के करीब लाहौर में, है ना, और वहां पे अपना तिरंगा लहराया और ये प्रोक्लेम किया कि अगर हम अभी भी ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर हम अभी भी मतलब अब वो अपने आप को मानते रहे कि हम वही चलते रहेंगे, वैसे ही चलते रहेंगे, उसी के साथ चलते रहेंगे, तो अब हम अपने आप को मतलब वो एक अब क्राइम बन चुका है कि हम ब्रिटिश को अपने आप को सबमिट किए जा रहे हैं, ब्रिटिश को अपने आप को दिए जा रहे हैं, अपना कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अपना कोई भी मतलब अपने लिए अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसा हुआ, फिर उन्होंने वही सेम चीज की 1930 से 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाने लगा, विच इज बाद में हम लोग का ये रिपब्लिक डे बन गया 1950 से, है ना, ठीक है। फिर हाँ, फिर बात आती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। बेसिकली जब ये मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले गांधी जी ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक 11 पॉइंट अल्टीमेटम दिया था, है ना। फिर काफी समय तक वेट करने के बाद जो मतलब बेकार गया उनका वेट, क्योंकि वापस से फिर से ब्रिटिश ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसका नहीं दिया उनका अल्टीमेटम का, तो गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया विद दिस फेमस डांडी मार्च। अपनी मतलब उनकी बहुत अच्छे से मतलब क्या पॉपुलरली नोन एज डांडी मार्च, है ना, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी ऑन द गुजरात कोस्ट, गुजरात के कोस्ट में डांडी तक करा कब तक, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, है ना। तो ऑन 12 मार्च महात्मा गांधी began the historic march from Sabarmati Ashram to Dandi, a village on the Gujarat sea coast. A number of people followed him. On the morning of 6th April, Gandhi ji violated the salt law at Dandi by picking up some salt left by the sea waves. According to the salt law, the government had the monopoly to manufacture and sell salt. He had selected to attack the salt laws because the salt tax affected all sections of society, especially the poor. Gandhi ji's breaking all the salt laws marked the beginning of the civil disobedience movement। यानी कि अब हमारी जो जनता थी वो अब
ओबे नहीं करेगी, कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाया जाएगा, हम वो ओबे नहीं करेंगे, हम सबका अपोज करेंगे बेसिकली, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वहां से स्टार्ट होता है ना। सॉल्ट लॉ को सबसे पहले तोड़ा गया, डांडी मार्च के थ्रू तोड़ा गया, और ये कुछ इस समय से इस समय तक चला, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सितंबर से दिसंबर तक चले 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसमें हुआ क्या था कि गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, इसमें गांधी इरविन पैक्ट 1931 के जो मतलब कुछ वो बनाए गए थे टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके द्वारा जो कॉन्फ्रेंस था उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। बेसिकली होने क्या लगा था, ये कॉन्फ्रेंस मेनली आके एक डेडलॉक सिचुएशन पे फंस गया था, जहां पे चर्चा ये होने लगी थी कि मुस्लिम्स को अपना वो चाहिए, सारी माइनॉरिटीज को अपना अपना इलेक्टोरेट चाहिए, है ना। सारी डिप्रेस क्लासेस को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस जो इंडिया में रह रहे हैं, है ना, उनको अपना अपना इलेक्टोरेट अलग चाहिए। यानी कि इस वजह से वहां पर ये महसूस हो गया सिंपली कि बेसिकली अभी इमीडिएट आज़ादी इंडिया को नहीं दी जा सकती है। इस वजह से वहां पे द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस और सेटिंग अप ऑफ अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिसीडेड इनटू द बैकग्राउंड। बेसिकली वहां पे ये माइनॉरिटीज अपना अपना इलेक्टोरेट मांगने में इतना वो ज्यादा खो गए थे बेसिकली, कि उन्होंने मतलब जो इंडिया की आज़ादी थी वो एक साइड टॉपिक बन चुका था, मेन टॉपिक अब सबका इलेक्टोरेट का पीछा करना था, है ना। तो अब इस वजह से द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड द इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया एक इंडिपेंडेंट देश बनने देने का इंडिया को। इस वजह से फिर गांधी जी इंडिया लौटे डिसअपॉइंट होकर, दुखी होकर, क्योंकि कोई इनके कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ इनके फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वही सेम अभी भी तो मतलब क्योंकि वही सब अपना माइनॉरिटीज अपना डिमांड करते रह गए और इंडिया की आज़ादी रह गई। फिर बात आती है अगस्त 1942 में, जब क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया था। एंड हमारे पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जब बॉम्बे में हुई अगस्त 8 को 1942 में, और जो पास किया गया कौन सा रेजोल्यूशन, जो अडॉप्ट किया गया था वार्धा में जुलाई 1942 को, और पास किया गया अगस्त 8 को 1942 को, है ना। तो कांग्रेस ने क्या किया कि एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे, विच इज कॉल्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी के लीडरशिप के अंडर, ताकि, है ना, ताकि मतलब उनकी इमीडिएट और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड वो हो जाए, मतलब क्या पूरी करने के लिए। तो इसमें गांधी जी ने कहा था टू डू और डाई, मतलब क्या तो करो या तो मरो। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की स्थिति आके बन चुकी थी क्विट इंडिया मूवमेंट में। फिर उसके बाद बात आती है मई 39 में फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्मेशन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, है ना। एंड 1944 में फर्स्ट टाइम ट्राई कलर ऑन लिबरेटेड इंडियन सॉइल, है ना। यानी कि जो हमारा तिरंगा था वो पहली बार आज़ाद हिंद की धरती पर फहराया गया था 1944 में पहली बार। अक्टूबर 21 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का स्थापना करी थी, उन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था, है ना। तो इसी के साथ हम लोग इंडियन हिस्ट्री के मेन जितने भी थे डेट्स काफी सारे कवर होते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड हिस्ट्री पे। हाँ, तो अब बात आती है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है जून 28 1914, जब वर्ल्ड वॉर 1 और की स्टार्टिंग हुई, तो हमारा असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, उनका जब असैसिनेशन हुआ तब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ बेसिकली, है ना। जून 28 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन की गई, वर्सेल, है ना। ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन करी गई। 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 की फाइटिंग चली, और आर्मिस्टिस को साइन किया गया 11 नवंबर 1918 में। तो 1 सितंबर 1913 को जर्मनी ने इन्वेड किया पोलैंड को, एंड उसी के साथ हमारी वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग हुई। अगस्त 6 1945 में हिरोशिमा की बॉम्ब अरे क्या बोल रहा हूँ, अगस्त 6 1945 में हिरोशिमा की बॉम्बिंग हुई, और अगस्त 9 को नागासाकी की बॉम्बिंग हुई। अक्टूबर 24 1945 को
यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और अक्टूबर 20 1947 को यूएन का फ्लैग अडॉप्ट किया गया। एंड नवंबर 16 1945 को यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ। 1946 में यूनिसेफ का फॉर्मेशन हुआ। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ को एस्टैब्लिश किया गया। एंड फाइनली 1965 में यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज मिला, रिसीव किया उसने। ठीक है, तो होपफुली ये डेट्स वगैरह काफी हद तक इसको लिख लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो तो याद हो जाएंगी, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ। तो फिर बाय बाय।